दोस्तों 27 फरवरी 1931 की एक आम सुबह थी जब अचानक इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पार्क में एक जामुन के पेड़ के पीछे इलाहाबाद में पंडित जी के नाम से पहचाने जाने वाले चंद्रशेखर आजाद अंग्रेज पुलिस से लोहा ले रहे थे। दोस्तों पुलिस के पास आजाद की लोकेशन की सटीक जानकारी थी। जब तक आजाद पुलिस संभलते 80 हथियार बंद पुलिस वालों ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया। एक तरफ आजाद की इकलौती कोल्ड पिस्टल थी तो दूसरी तरफ दर्जनों राइफल और बंदूकें आग उगल रही थी। लेकिन आजाद डटे रहे। उन्हें 5 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। दोस्तों जब उन्हें लगा कि खून ज्यादा बह जाने के चलते वो बेहोशी में पुलिस के हाथ लग जाएंगे और इसके पहले ही कि उनकी कोल्ड पिस्टल पर पकड़ ढीली हो, पिस्टल में बची आखिरी गोली अपने कनपट्टी में उतारकर खुद को शहीद कर लिया। दोस्तों आजाद हमेशा गुनगुनाया करते थे, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद है हम, आजाद ही मरेंगे। यही सच भी साबित हुआ। आजाद की मौत से पूरा देश गम और गुस्से में डूब गया। दोस्तों आजाद को नजदीक से जानने वाला हर कोई जानता था कि चंद्रशेखर आजाद एक बड़े बहरूपिया थे, लिहाजा बिना सटीक मुखबिरी के उन तक पहुँचना नामुमकिन था और हर कोई जानना चाहता था कि वो मुखबिर कौन है। दोस्तों इनकाउंटर से ठीक पहले आजाद अल्फ्रेड पार्क से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आनंद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलकर आए थे, इसलिए उंगलियां आनंद भवन पर भी उठी और कई तरह के कयास सालों तक लगाए जाते रहे। दोस्तों जिस अल्फ्रेड पार्क में आजाद की शहादत हुई उसी अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद म्यूजियम भी है। इलाहाबाद म्यूजियम में हमारे हाथ एक ऐसी पुस्तक लगी जो मुठभेड़ के दौरान आजाद को घेरने वाली 40 सदस्यीय आर्म फोर्स का हिस्सा रहे धर्मेंद्र गौड़ की पर्सनल डायरी पर आधारित है। दोस्तों धर्मेंद्र गौड़ की पुस्तक का नाम आजाद की पिस्तौल और उनके गद्दार साथी है। धर्मेंद्र गौड़ उस समय ब्रिटिश पुलिस में बतौर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर इंटेलिजेंस ब्रांच में तैनात थे और वो आजाद के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में अंग्रेज पुलिस का हिस्सा थे। दोस्तों इस पुस्तक में उन्होंने जो कुछ लिखा हो उस डायरी का हिस्सा है जिसे वो रोज लिखा करते थे, जो कि आजाद से जुड़े प्रसंगों में एक प्रमाणित दस्तावेज है। इस डायरी में गौड़ लिखते हैं 27 फरवरी 1931 को आजाद अल्फ्रेड पार्क पहुंचने से पहले आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए थे। इसके बाद वो सुखदेव राज के साथ सुबह 9 बजे अल्फ्रेड पार्क पहुँचते हैं। यहाँ भगत सिंह को छुड़ाने और बिखर रहे संगठन को फिर से खड़ा करने पर बातचीत चल रही थी। डायरी में दर्ज जानकारी के मुताबिक वीरभद्र तिवारी ने आजाद और सुखदेव राज को पार्क में देख लिया था। दोस्तों वीरभद्र तिवारी नाम इस कहानी में बार बार आने वाला है, इसलिए इस नाम को याद रखिए। वीरभद्र पुलिस अधिकारी शंभुनाथ के पास पहुंचा और कहा पंडित जी यानी कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में हैं। शंभुनाथ ने अंग्रेज अफसर मेजर्स को आजाद के पार्क में होने की सूचना दी। रिजर्व पुलिस लाइन इलाहाबाद में सुबह की परेड के बाद सार्जेंट चिटन रिजर्व इंस्पेक्टर के कार्यालय में बैठा पेशी के कुछ कागजात देख रहा था। अचानक 9:15 बजे टेलीफोन की घंटी घंटनाई। पुलिस सुपरिटेंडेंट मेजर्स का फोन था। आर्म फोर्स के 80 जवानों को आधे मिनट में अल्फ्रेड पार्क मूव होने का आदेश मिला। 40 जवान हथियारों से लैस थे तो 40 जवान डंडा रखे थे। सभी अल्फ्रेड पार्क की ओर भागे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट विश्वेश्वर सिंह के साथ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच नाट बावर भी थोड़ी ही देर में अपनी सफेद एम्बेसडर कार से अल्फ्रेड पार्क पहुंच गया। इससे पहले ही पुलिस बल के जवानों ने पार्क को 3 तरफ से घेर लिया था। अचानक विश्वेश्वर सिंह को साथ लिए नॉट बावर पार्क के अंदर घुसा और आजाद पर फायर कर दिया। गोली आजाद की दाहिनी जांघ में लगी और हड्डी तोड़ते हुए निकल गई। दोस्तों धर्मेंद्र गौड़ अपनी डायरी में लिखते हैं आजाद को एहसास हो गया था कि वह शायद यहाँ से बचकर ना निकल पाए। उन्होंने सबसे पहले सुखदेव को वहाँ से भेज दिया और जेब से पिस्टल निकालने लगे। इसी दौरान विश्वेश्वर सिंह ने दूसरी गोली चला दी जो आजाद के दाहिने हाथ को चीरती हुई उनके फेफड़े में जा घुसी। आजाद ने भी जवाबी फायर किया और नॉट बावर की कार को पंचर कर दिया। इसके बाद आजाद की कोल्ड सेमी ऑटोमेटिक गन जिसे कि वो बम तुला बुखारा भी कहते थे गर्जी और नॉट बावर की कलाई को तोड़ती हुए एक गोली निकल गई। दोस्तों इसी डायरी के मुताबिक आजाद 10 राउंड फायर कर चुके थे। दूसरी मैगजीन लोड करने के बाद आजाद गर्जे, अरे वो ब्रिटिश सरकार के गुलाम मर्द की तरह सामने क्यों नहीं आते, मेरे सामने गीदड़ की तरह क्यों छिप रहे हो। दोस्तों गौड़ आगे लिखते हैं आजाद को कई गोलियां लग चुकी थी लेकिन वो पीछे हटने या सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों इसी दौरान कई भारतीय सिपाहियों ने आदेश के बावजूद आजाद पर गोलियां नहीं चलाई और हवाई फायर करते रहे। हालांकि इन सिपाहियों को बाद में बर्खास्त कर दिया गया था। उधर विश्वेश्वर सिंह ने आजाद को सामने आने के लिए ललकारा लेकिन तभी आजाद की एक गोली उसका जबड़ा तोड़ते हुए निकल गई। दोस्तों तब तक आजाद 39 राउंड फायर कर चुके थे। अब उनके पास अंतिम गोली बची थी, इसी से उन्होंने अपनी शहादत दी। दोस्तों हालांकि आजाद की शहादत पर भी विवाद चला आ रहा है। एक थ्योरी है कि अल्फ्रेड पार्क में जब उनका सामना अंग्रेजों से हुआ तो उन्होंने पहले 5 गोलियां अंग्रेजों पर चलाई और छठी गोली खुद को मार ली। आजाद के शहीद होने के बाद पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी मृत्यु हो गई है। यकीन क्या दोस्तों उस समय ऐसा कह सकते हैं कि आजाद का बहुत ही खौफ था अंग्रेज पुलिस अधिकारियों में। पहले उन्होंने आजाद के सौ पर कई गोलियां दागी, इसके बाद वो उनके पास गए। दोस्तों धर्मेंद्र गौड़ ने अपनी डायरी में स्पष्ट तौर पर वीरभद्र तिवारी को आजाद की लोकेशन बताने वाला मुखबिर बताया है। दोस्तों वीरभद्र तिवारी भी आजाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी कि HSRA का सेंट्रल कमेटी मेंबर था। आजाद के शहीद होने के बाद वीरभद्र तिवारी अंडरग्राउंड हो गया था। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है उरई, वहाँ जाकर छिप गया था। दोस्तों जब संगठन के एक क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्ता को उसकी इस मुख्य
मुखबिरी का पता चला तो उन्होंने उरी जाकर तिवारी पर गोली भी चलाई थी। हालांकि वो बच निकला और गुप्ता जी गिरफ्तार हो गए। रमेश चंद्र गुप्ता ने अपने इस गुनाह की 10 साल की सजा भी काटी। दोस्तों एक बार आजाद की ही पार्टी की एक सदस्य यशपाल ने आजाद की सलाह के खिलाफ जाकर 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली के नजदीक वायसराय की गाड़ी पर बम फेंका। तो इससे आजाद बहुत ही गुस्सा हो गए थे, क्योंकि इसमें वायसराय तो बच गया था पर कुछ और कर्मचारी मारे गए थे और यह घटना भी एक वजह थी जिसके कारण भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना भी खटाई में पड़ गई थी। धर्मेंद्र गौड़ ने अपनी डायरी में एक जगह लिखा है, एक बार आजाद ने वीरभद्र को आदेश दिया था कि वह यशपाल को गोली मार दे। दोस्तों वीरभद्र यदि यशपाल का काम तमाम कर देता तो उसे पार्टी की गतिविधियां कौन बताता, उसकी अपनी गाड़ी कैसे चलती। यही कारण है कि उसने यशपाल के सर पर मंडरा रही मौत की छाया का आभास उसे दे दिया। तुरंत भागकर यशपाल ने अपने प्राणों की रक्षा की। वीरभद्र के इसी एहसान का बदला यशपाल ने आगे चुकाया जनता को गुमराह करके कि आजाद के साथ विश्वासघात करने में वीरभद्र का हाथ नहीं था। लेकिन दोस्तों वास्तविकता यही थी कि इन दिनों के मिली भगत ने ही आजाद को मौत के मुंह में धकेला था। आजाद की शहादत के बाद पार्टी के विशेष व्यक्तियों ने यशपाल को छोड़कर इस घिनौने कार्य के लिए वीरभद्र को ही दोषी ठहराया था। दोस्तों यही कारण है कि रमेश चंद्र गुप्ता ने 2 बार उसे गोली का निशाना भी बनाया, जबकि भाग्यवश वो दोनों बार ही बच गया था। दोस्तों धर्मेंद्र गौड़ के इस कथन से स्पष्ट होता है कि वीरभद्र ने ही चंद्रशेखर आजाद की लोकेशन की मुखबिरी अंग्रेज पुलिस को दी थी। दोस्तों रमेश चंद्र गुप्ता ने अपनी आत्मकथा क्रांति कथा में इस पूरी घटना के बारे में दावा किया। इसके बाद तिवारी का क्या हुआ आज तक कोई नहीं जानता। आजाद की शहादत के बाद से ही उनकी और नेहरू की मुलाकात के बाद मुखबिरी आनंद भवन से होने जैसे कयास भी लगाए गए। हालांकि इससे संबंधित कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। नेहरू ने अपनी आत्मकथा में भी इस मुलाकात के बारे में लिखा है। नेहरू जी लिखते हैं कि मेरे पिता की मौत के बाद एक अजनबी शख्स मुझसे मिलने आया। मुझे बताया गया कि उनका नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैंने इससे पहले उन्हें नहीं देखा था, लेकिन 10 साल पहले उनका नाम जरूर सुना था जब वे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गए थे। वे जानना चाहते थे कि अगर सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया तो क्या उन जैसे लोग शांति से रह सकेंगे। उनका मानना था कि सिर्फ हिंसक तरीकों से ही आजादी नहीं जीती जा सकती और न ही सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से। आजाद के बलिदान की खबर जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को मिली तो उन्होंने तमाम कांग्रेसी नेताओं और अन्य देशभक्तों को इसकी सूचना दी। बाद में शाम के वक्त लोगों का हुजूम पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में प्रयागराज के रसूलाबाद शमशान घाट पर कमला नेहरू को साथ लेकर पहुंचा। अगले दिन आजाद की अस्थियां चुनकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि प्रयागराज की कुछ मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रयागराज की जनता के रूप में सारा हिंदुस्तान अपने इस सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा। दोस्तों जुलूस के बाद सभा हुई। सभा को सचिंद्र नाथ सान्याल की पत्नी प्रतिभा सान्याल ने संबोधित करते हुए कहा कि जैसे बंगाल में खुदीराम बोस के बलिदान के बाद उनकी राख को लोगों ने घर में रखकर सम्मानित किया था, वैसे ही आजाद को भी सम्मान मिलेगा। सभा को कमला नेहरू तथा पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी संबोधित किया था। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको ऐसे कंटेंट देखना पसंद है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।